तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो लाइव मौजूद हैं। बाबुल, स्वागत है आपका आज तक पर। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। अभी जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और युवाओं से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई वाकये सुनाते हुए यह कहा, इशारों में बड़ी बात कही कि देश हित में विचारधारा के टकराव को पीछे छोड़ देना चाहिए। क्या यह समझा जाए कि जेएनयू में पिछले कुछ वर्षों में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं सामने हुई हैं, पीएम का इशारा उसी की तरफ है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ कहते हैं तो सूझबूझ के साथ कहते हैं, समझा के कहते हैं, और क्यों किसी बात को कह रहे हैं उसके साथ जो है उसके पीछे कहानी क्या है या किस वजह से वो किस बात को कह रहे हैं, वो उसका स्पष्ट रूप से एक छवि जो है वो पेंट करते हैं। अब ये बाकी सामने जो सुन रहे हैं, मैं जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनकी बात सुन रहे हैं वो अपने अपने नजरिया से जो है वो उसे सुनते हैं। तो विवेकानंद जी का एक, हम बंगाल के हैं तो उनकी एक वाणी को मैं पूरी जिंदगी में जो है, हम कई यंगस्टर्स जो है या हमेशा जिंदगी में कोई भी मोड़ पे आपको जब आप कुछ नया चीज करने जा रहे हैं तो आपको ये, उन्होंने ये ऐसा कहा था कि एवरी वर्क हैज टू गो टू 3 स्टेजेस: ऑपोजिशन, रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस। पहले जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले बहुत लोग आपको अपोज करते हैं। जब वो अपोज नहीं कर पाते हैं, जब तब उसको रिडिक्यूल करते हैं, उसको लेके मजाक उड़ाते हैं। फिर अंत में जब उनको समझ में आती है तब वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो ये मोदी जी जो आज सोचते हैं, ये अब साबित हो गई है कि ऑपोजिशन जो है वो कई सालों के बाद उनको बातें समझ में आती है। तो आई थिंक दैट सिर्फ जेएनयू की बात नहीं करूंगा, बट कल भी उन्होंने बिहार के जो अभिनंदन रैली, जो नड्डा साहब ने कहा था कि बिहार के सारे लोग, कार्यकर्ता को अभिनंदन देना है मेहनत के लिए, जीत के लिए, वहां पे भी उन्होंने जो बातें कही है तो उसमें भी किसी बहुत सारे नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन उनका संदेश जो है वो बड़ा स्पष्ट था। और जेएनयू एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में है, वहां पे यंग लड़के जो है मानसिक तौर पे टकराव वाली स्थिति कहीं पे भी पैदा नहीं होना चाहिए। मैं आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मनिर्भर होने के लिए जो सोच, कंस्ट्रक्टिव जो सोच चाहिए, उसकी दिशा में उन्होंने सबको ये मार्गदर्शन दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे अपने दिल से समझेंगे और उसी दिशा में आपका कॉलेज का भी गरिमा को बढ़ाएंगे। आपने जो बात कही ना कि पीएम जो बात कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा संकेत होता है, तो हम कल के उस कार्यक्रम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बंगाल को लेकर उनकी इशारों में कही गई बात पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, तो बाबुल सुप्रियो हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे क्या कल पीएम ने बिहार के बाद क्या बंगाल की बारी और बीजेपी ने कर ली है तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बिहार की जीत पर हो रहे जश्न के कार्यक्रम से कुछ सीधे संकेत दे दिया। और उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। बाबुल, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज तक पर। क्या माना जाए, पीएम मोदी ने ममता दीदी को अल्टीमेटम दे दिया बंगाल के लिए? नहीं, ममता दीदी को अल्टीमेटम देने की क्या जरूरत क्या है? ममता दीदी को अल्टीमेटम जो है वो बंगाल की जनता जो है अपने मन में ये ठान लिया है। वो तंग आ चुके हैं ममता दीदी के लैक ऑफ गवर्नेंस या हर तरीके की हरकतों से। और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने वही बात जो है, जैसे वो अपने पद के डिग्निटी के साथ जैसे वो कहते हैं, उन्होंने वही बात किया। और मैं ख्याल समझता हूँ कि हम उनका बहुत सराहना करते हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी छोटी छोटी ये बातें ये साबित करते हैं कि बंगाल के जमीन पे क्या घट रही है, हमारे कार्यकर्ता के साथ क्या हो रही है रोज के दिन में। बिहार के सेलिब्रेशन में भी उन्होंने वो बात भूली नहीं, और जिन्होंने वो बात कही है कि मौत के खेल से मत नहीं बदल सकते, तो ये एकदम जो समझने वाले के लिए इशारा काफी है। तो ममता दीदी अगर इस वक्त पद पे है
तो सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस और प्रशासन की जो राजनीतिकरण उन्होंने की है, उसी की वजह से है। लोग अपने मत बढ़ा चुके हैं और देखिए ममता दीदी कुछ भी कहे, कितना भी पॉलिटिकल इल्ज़ाम लगाए बीजेपी के ऊपर या किसी के भी ऊपर, बीजेपी के ऊपर खासकर वो जो जिस तरह की अनाप-शनाप बातें करती रहती है, मैं कहता हूँ कि बीजेपी को कुछ नहीं करना है। संविधान में सारे प्रावधान है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ के संविधान के खिलाफ या संविधान में जिस चीज की मंजूरी नहीं है वैसे काम करे, तो सुचारू रूप से ये लिखा गया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकती है। तो हम भी ये चाहेंगे, बीजेपी हिंसा नहीं करती है, लेकिन हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो जमीन पे मारे गए हैं और ममता दीदी या तो चुप्पी साधी है या मतलब साइलेंस जो है वो भी एक तरीके का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई आप यही चीज करते रहो और उनके जो उनकी पार्टी यही हिंसा करती रही। हम चाहेंगे कि डेमोक्रेटिकली मई में वो वोट आउट हो जाए और बंगाल तृणमूल को खत्म कर दे। बंगाल लोग जो है तृणमूल को बंगाल में खत्म करे, लेकिन ममता दीदी ये ना भूले कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान रखे गए हैं कि अगर हद को पार कर देंगे तो उसकी भी दवाई जो है बिल्कुल मौजूद है और सशक्त सरकार है केंद्र में। खुद कह रहे हैं कदम उठाने में भी 130 कार्यकर्ता आपके मारे गए हैं। 2018 में 12 लोग, 2019 में 12 लोग, 2020 में भी जून से अक्टूबर तक 12 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हद पार हो जाएगी। हद क्या है? 500 लोग मर जाएं, 1000 लोग मर जाएं, हद क्या है? देखिए मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि हद क्या है, कहाँ तक क्या है, वो निर्णय हम नहीं लेंगे। वो निर्णय हमारे पार्टी जो है कोई डायनेस्टी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी जो है अनुभवी और बहुत ही होनहार मोदी जी, अमित शाह जी, सारे सीनियर लोगों के पार्टी है जो जिनके राजनीति में अनुभव, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्ञान पूरी तरीके से है। हम जमीन पे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई में हमारे आला नेता जो है प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, सब बार-बार बंगाल जा रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ममता जी के खिलाफ जो सारी बातें हैं वो हम सामने लाएंगे। हद पार करने कौन से वक्त क्या चीज होना चाहिए उसके लिए राष्ट्रपति जी है, सरकार है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात तो सही है, आप लोगों के सामने कई बार कोई चोरी छुपी वाली बात नहीं है। कई बार हमारे बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट से मिले हैं और इनके ममता दीदी के करतूते के बारे में हमने बताई ये बात। और ममता दीदी 10 साल में कभी भी चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपने गरिमा को सामने नहीं ला पाए। जब वो अपने ऑफिस से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हमेशा यही लगता है कि एक तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो है वो बात कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।